हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डिजीज, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जीवाणु एवं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जीवाणु जनित रोग तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले हमने जो पढ़े थे प्रोटोजोआ जनित रोग तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब जीवाणु जनित रोग में हमने सबसे पहले जो देखा था उस डिजीज का नाम है क्षय रोग। अब चलो ऐसे लिखते हैं, क्षय ऑब्लिक, इसको हमने तपेदिक नाम दिया था, और फाइनल में लिख रहा हूं यहां पर टीबी, और एक और नाम लिख रहा हूं ट्यूबरकुलोसिस। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इस रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक, इस बार क्या लिखेंगे, जीवाणु है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं अपन, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह जीवाणु अर्थात शॉर्ट में लिख देता हूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्लूरिसी नामक रोग भी उत्पन्न करता है। देखो ये डिजीज क्या है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स लगभग समान पाए जाते हैं, इसलिए कई जगह ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का नाम प्लूरिसी भी दे दिया जाता है, लेकिन है ये दोनों अलग अलग। लेकिन खास बात यह है कि दोनों डिजीज एक ही प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब टीबी से रिलेटेड एक ट्रिक याद रखना, एक टीका आता है बीसीजी का टीका, और टीबी का जो अंत हो रहा है वो बी से हो रहा है, तो इसी से याद रखना टीबी रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इस रोग से बचाव हेतु बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीसीजी बैसिलस कैलमेटेगेरेन। ये साइंटिस्ट का नाम है, बैसिलस बैसिलस तो बैक्टीरिया का प्रकार है, और कैलमेटेगेरेन साइंटिस्ट का नाम है। इसके बाद चलते अपन सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है 2, 3, 4 नंबर पे अपन ने डिजीज पढ़ी थी डीपीटी। डीपीटी का टीका आता है, 3 बीमारियां होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। इन तीनों बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है, जिसका नाम है डीपीटी का टीका। तो सबसे पहले अपन यही लिख लेते हैं। सेकंड टॉपिक, चलो पहले डिजीज ही लिखते हैं। इसका नाम लिखा था हमने कंठ रोहिणी, गलघोटू ओब्लिक डिप्थीरिया। सबसे पहले इस रोग का रोगजनक, 2 बार पढ़ोगे अच्छा रहेगा, रोगजनक बार बार आएंगे, बार बार पढ़ोगे रिवाइज होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस रोग का रोगजनक क्या लिखा था, कोरिनी बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
नामक जीवाणु हैं। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग में मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारे कंठ की जो झिल्लियां होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण सांस के आने जाने में दिक्कत उत्पन्न होने लगती है। इस रोग में कंठ और मानव कंठ को क्या कहते हैं, लेरिंग्स में उपस्थित झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण रोगी व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह आपका कंठरोहिणी टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपने पास तीसरा टॉपिक है, कंठरोहिणी के बाद डी के बाद हमने लिया था पी, पर्टोसिस, जिसका नाम था काली खांसी। और मैंने आपको एक बात बताया था कि जिस शब्द के आगे काली शब्द जुड़ जाए इसका मतलब वो एक खतरनाक लेवल की बीमारी है। काली खांसी, कुकर खांसी, वूफिंग कफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पर्टोसिस। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, इस रोग पहले तो लिखते हैं अपन इस रोग का रोग जनक हमने लिखा था बार्टुडेला। पर्टोसिस नामक जीवाणु है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लगातार खांसता रहता है, जिससे हुक की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी हुप जैसी साउंड क्रिएट करता है पर्टोसिस का रोगी। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम हमने लिखा था डीपीटी, टिटनस। और टिटनस एक ऐसी बीमारी है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, जो हमने लिखा था, नामक जीवाणु के कारण होती है। टिटनस डिजीज क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है, जो हमने पहले भी लिखा है, अब भी लिख लेते हैं। लेकिन इस डिजीज के कैरेक्टर क्या क्या हैं कि अपन अब देखेंगे। एक, दो, तीन, चार नंबर की बीमारी लिख रहे हैं अपन। धनु स्तंभ रोग अथवा धनुष टंकार अथवा लोकजा अथवा टिटनस। देखो ये डिजीज क्या होती है, जंग लगे लोहे, पुराना पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, या फिर मैंने आपको बताया था कबड्डी खेलते समय अगर मिट्टी में भी इसका जीवाणु मौजूद है और वो चोट लगे स्थान से बॉडी में प्रवेश कर जाए
तो ये डिजीज कोज हो जाएगी एक व्यक्ति में। तो इसका सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका रोगजनक कौन है। इस रोग का रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु है। और इस रोग में क्या होगा, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर व हड्डियां धनुष जैसी आकृति में मुड़ जाती है। ऐसा शरीर ऐसा हो जाएगा उसका, बिल्कुल ऐसे धनुष की तरह ऐसे ऐसे करके चलेगा, और हड्डियां जो होती है बिल्कुल ऐसे हो जाएगी तिरछी धनुष जैसी। यहाँ पर टेटनस डिजीज भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन एक नोट लगाकर लिखते हैं, 3 डिजीज पढ़ी अपन ने, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। तीनों रोगों से बचाव के लिए बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस व टेटनस, इन तीनों रोगों से बचाव हेतु एक ही टीका, टीके को ही वैक्सीन कहते हैं अपन, एक ही टीका या वैक्सीन लगाया जाता है जिसे डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल वैक्सीन, 3 बीमारियों के लिए दिया जाने वाला एक ही टीका है, इसलिए इसका नाम रखा है ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ये ट्रिपल वैक्सीन किसे कहा जाता है, 1 मार्च 2012 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो हुआ था बायोलॉजी का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये, ट्रिपल वैक्सीन किस टीके को कहते हैं या किस वैक्सीन को कहते हैं। राइट आंसर था डीपीटी। इसके बाद चलते हैं अपन 5 नंबर डिजीज की तरफ, जिसका नाम है न्यूमोनिया। इसको मिटा देता हूं मैं। अगली डिजीज अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है निमोनिया। इसके बारे में साधारण सी बातें देखो। पहले यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है, लेकिन यह रोग वयस्क व्यक्ति में भी हो सकता है। इसके बाद लिखते हैं अपन, यह रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु व कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होता है।
जीवाणु से उत्पन्न न्यूमोनिया सबसे खतरनाक होता है। इसके बाद अपन चलते हैं कि वैसे तो अपन नॉर्मल लिख चुके हैं कि यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है, लेकिन यह रोग वयस्क व्यक्ति में भी हो सकता है। यह रोग प्रोटोजोआ जीवाणु, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि ये डिजीज पर्टिकुलर बैक्टीरिया में अपन लिखते हैं, लेकिन ये बाकी सबकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे प्रभावी या खतरनाक मानी जाती है वो किसकी वजह से मानी जाती है? जीवाणु की वजह से। तो न्यूमोनिया डिजीज के बारे में हम ये लिख चुके हैं। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, मिटा देता हूं मैं। देखो, अगर इस डिजीज से बच्चा प्रभावित होता है तो ये सामान्य कई बार देखा हुआ है, लेकिन अगर इससे एक वयस्क व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है तो ये थोड़ी कठिनाई स्तर वाली बात हो जाती है कि एक व्यक्ति में अगर ये डिजीज देखी जाती है तो उसकी बॉडी में किस किस कंडीशन को ये इंपैक्ट करती है यानी प्रभाव डालती है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के यकृत में सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया का मतलब होता है रक्त का प्रवाह कम होना, रक्त का प्रवाह कम होना या हो जाना। यहां पे रक्त का प्रवाह किसमें कम हुआ? लीवर में। यकृत में सेप्टिसेमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही रक्त में, अब रक्त में दो प्रकार की सेल्स मुख्य रूप से पाई जाती है, एक तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और एक व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी। तो साथ ही रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी होने लग जाती है। इसी के साथ अपना न्यूमोनिया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है हैजा, जिसको अपन ने विशुचि का नाम भी दिया था, हैजा कोलेरा। इस रोग से क्या होता है? सबसे पहले तो इस रोग का रोगजनक विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। क्या होगा इस डिजीज के द्वारा? देखो, हैजा या कोलेरा नामक डिजीज जब भी किसी बच्चे को या व्यक्ति को हो जाती है तो उसकी बॉडी में उल्टी दस्त जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और उल्टी दस्त एक ऐसा सिम्टम्स है जिसके द्वारा बॉडी से किसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाती है? पानी की, यानी जल की। इसको क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाए, बॉडी से अगर जल बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाए, इसका मतलब मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी? कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी? कम। उपापचय क्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम। और बॉडी अगर ये ज्यादा ही कम होगी मेटाबॉलिक रेट, तो बॉडी की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, बच्चे लिख देते हैं, बच्चे अथवा व्यक्ति में उल्टी व दस्त हो जाने के कारण जल की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन होने लग जाता है।
जिसके कारण उसकी मृत्यु तक संभव हो जाती है। हालांकि कंट्रोल में आ जाती है डिजीज, ऐसा भी नहीं कि मर ही जाएगा हर बच्चा व्यक्ति, लेकिन अगर ये एक लार्ज कंडीशन पे हो जाती है, लार्ज स्केल पर हो जाती है किसी की बॉडी में, तो फिर ये कंफर्म है कि उसकी डेथ पक्की है। हेजा कोलेरा के बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम हमने लिखा था कुष्ठ या कोढ़ रोग। अच्छा, इसमें अपन एक बात और नोट करते हैं हेजिया कोलेरा के लिए, कि जो हैजा रोग का रोगी होता है, हैजा रोग से ग्रसित या इस रोग से ग्रसित, हैजा में ही लिखेंगे अपन, इस रोग से ग्रसित, ये वैसे मैं लास्ट में टेबल में भी लिखाऊंगा कि किसी भी डिजीज के लिए व्यक्ति को कौन कौन सी मेडिसिन या घोल पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस रोग से ग्रसित रोगी को चीनी प्लस नमक का घोल अर्थात ORS का घोल पिलाया जाना चाहिए। अब ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब तो होता है, डी का मतलब होता है निकलना, री का मतलब होता है वापस से जनरेट हो जाना। तो जो हाइड्रेशन हुआ था पहले डी फॉर्म में हुआ था, यानी जल बाहर निकला था, लेकिन अब रिहाइड्रेशन यानी बॉडी में जल की पूर्ति की जाएगी। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट डिजीज है जो अपन ने कुष्ठ रोग ली थी, इसको भी अपन देख लेते हैं, ये लिख लीजिए आप। देखो, कुष्ठ रोग एक काफी खतरनाक बीमारी है, स्किन डिजीज है, और इस डिजीज में क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होते हैं उसकी स्किन पर स्पॉट्स बन जाते हैं, और जो चकत्ते बनते हैं वो सुन्न होते हैं, सुन्न अवस्था में पाए जाते हैं। अब उन चकत्तों पे भले आप कील चुबाओ, सॉरी कील तो ज्यादा हो जाएगी, सुई चुबाओ हल्की फुल्की, कील भी चुबो सकते हो, हल्की फुल्की चुबो के टच कर सकते हो, आपको एहसास नहीं होगा। कील ले लो छोटी वाली, सुई ले लो, ऑलपिन ले लो, यहाँ तक कि ब्लेड से आप उस स्थान को काट भी दो, आपको किसी भी प्रकार का दर्द या एहसास नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट डिजीज, जो भी नंबर चल रहा है आप नंबर डाल लेना, कुष्ठ रोग अथवा कोढ़ अथवा हैंसेन की बीमारी, और इसका हमने लास्ट नाम लिखा था लेप्रोसी। इस रोग का रोगजनक कौन था? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु है। देखो, ये लाइन जब भी मैं लिखूं कि इस रोग का रोगजनक कौन था, तो अपन ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो अच्छे स्टूडेंट्स होने के नाते अपने को ये रिवाइज करना है कि जब भी ये शब्द आ जाए, बार बार आ जाए, तो अपने माइंड में ये शब्द कौन जाने चाहिए कि इसका रोगजनक कौन है, इसका रोगवाहक कौन है। इसलिए अपन इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। इस रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु है। अब इस रोग में क्या होता है, इस रोग से ग्रसित
रोगी व्यक्ति की त्वचा पर सुन्न अवस्था में पाए जाने वाले स्पॉट्स यानी चकत्ते बन जाते हैं। आगे देखते हैं अपन। इस रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति की त्वचा पर सुन्न अवस्था में पाए जाने वाले स्पॉट्स या चकत्ते बन जाते हैं, जिन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन चकत्तों पर ओलपिन अथवा सुई व ब्लेड से काटने अथवा चीरने, यानी छोटा मोटा चीरा लगा दिया अपन ने, आदि पर भी, इन चकत्तों पर ओलपिन ऑब्लिक सुई व ब्लेड से काटने चीरने आदि से भी दर्द का एहसास नहीं होता है। इसके बाद अपने पास एक मैटर है कि कुष्ठ रोग 3 प्रकार का होता है। कुष्ठ अथवा लेप्रोसी रोग निम्न 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले अपन लिख रहे हैं, जो पहला प्रकार है यहां पर, चलो यही लिख देता हूं मैं, आ जाएगा। सबसे पहला प्रकार लिख रहे हैं अपन ट्यूबरकुलोइड, दूसरा वाला लिख रहे हैं अपन लेप्रोमेट्स, और तीसरा वाला लिख रहे हैं अपन बॉर्डरलाइन। 2 याद करोगे, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इस रोगी की प्रतिरोधक क्षमता, इस रोगी की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लेकिन ये जो रोगी होता है, इस रोगी की प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत क्या होगी, कम। प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। अब देखो यहां पर 2 प्रकार के डिजीज हमने पढ़ी, लेप्रोमेट्स एंड ट्यूबरकुलोइड। जो तीसरे प्रकार की है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर का मतलब है कि इसकी बॉर्डर और इसकी बॉर्डर दोनों आपस में ज्वाइंट होती है। इसी वजह से, ज्वाइंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में मिली रहती है, इसका मतलब यह है कि ये जो डिजीज है, ये इन दोनों की बॉर्डर पर पाए जाने वाले कैरेक्टर्स के समान अपने आप को शो करती है, यानी इसके भी कैरेक्टर शो करेगी और इसके भी कैरेक्टर शो करेगी। यह रोग ट्यूबरकुलोइड व लेप्रोमेट्स दोनों का मिला जुला रूप है। इसके बाद कुष्ठ रोग के लिए अपन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं कि जो अपने बीसीजी का टीका पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, टीबी के लिए। मैंने आपको बताया था एज ए ट्रिक, इसके पीछे बी आ रहा है तो इसी से याद रखना कि इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है बचाव के लिए। लेकिन ये बीसीजी का टीका कुष्ठ रोग के लिए भी काफी प्रभावशाली हुआ है। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस रोग के लिए लगाया जाता है, और अगर वहां पर टीबी ऑप्शन में नहीं है और अगर कुष्ठ रोग दिया हुआ है, तो फाइनली आपको कुष्ठ रोग टिक कर देना है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, इस रोग से बचाव हेतु भी
इस रोग से बचाव के लिए भी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब अगर ये किसी की बॉडी में ज्यादा स्केल पर हो गई, लार्ज स्केल पर हो गई, पर्टिकुलर मान लेते हैं कुष्ठ रोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर ज्यादा अवस्था में हो गया, तो फिर शल्य चिकित्सा के द्वारा उस अंग को शरीर से पृथक कर दिया जाता है। यदि यह रोग शरीर के किसी अंग में अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक हो जाए तो उस अंग को शल्य चिकित्सा के द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है। अगली डिजीज है अपने पास कुष्ठ रोग के बाद अपन लेंगे टाइफाइड, आंत्रशोथ जिसे मियादी बुखार नाम भी दिया था, मोतीझरा नाम भी दिया था। पहले टॉपिक लिखते हैं अपन, जो भी नंबर चल रहा है आप लोग नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट डिजीज का नाम है अपने पास आंत्रशोथ। इसी को अपन ने एक नाम दिया था आंत का बुखार। एक और नाम नोट करें आप, मियादी बुखार। इसको हमने एक और नाम दिया था मोतीझरा। और फाइनल टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज होती है इस रोग का रोगजनक, सबसे पहले तो अपन इस रोग का रोगजनक देखेंगे कौन था, जल्दी से बताइए। इस रोग का रोगजनक इसी के नाम पर है, टाइफाइड से ही मिलेगा अपने को नाम। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है। अब ये जीवाणु जो होता है टाइफाइड कोज कर रहा है, क्या करता है ये वास्तव में, ये जीवाणु हमारे ब्लड में जाकर यानी ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जाकर जो WBC होती है उसको किल करने का कार्य करता है। इसी वजह से ब्लड में WBC की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम। और WBC की कमी से टाइफाइड नामक डिजीज हो जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी के रक्त में WBC की कमी होने लग जाती है। और फाइनली जो सिम्टम्स दिखते हैं इस रोग से ग्रसित रोगी की त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है। साथ ही उसे 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार यानी फीवर भी आता है। इसी के साथ आपका टाइफाइड कंप्लीट। नेक्स्ट डिजीज की तरफ चल रहे हैं अपन, जिसका नाम है सुजाक गोनोरिया, या फिर इससे पहले ले लेते हैं मेनिंजाइटिस। एक बीमारी जो हमने शुरू में लिखी थी,
अगले डिजीज का नाम लिखिए आप, मेनिंजाइटिस। अच्छा, इस बीमारी में क्या होता है, इसे मस्तिष्कावरण शोथ भी कहते हैं। इस रोग का रोगजनक कौन था, निस्सेरियाई मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु है। मेनिंजाइटिस नामक बैक्टीरिया होता है, यह लिख दिया हमने। नाम से स्पष्ट है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क आवरण शोथ, यानी यह रोग मस्तिष्क यहां तक कि मेरुरज्जु स्पाइनल कोड व मेरु द्रव्य स्पाइनल फ्लूइड को प्रभावित करता है। अब अगर पूरा ब्रेन इससे इंपैक्ट होता है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड इससे इंपैक्ट होती है, तो सोच लीजिए कितनी खतरनाक डिजीज होगी। अभी इसका कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे सकता है, जैसे ब्रेन का काम करना बंद कर देना, स्पाइनल कॉर्ड का काम करना बंद कर देना, व्यक्ति की जो बॉडी मूवमेंट होती है वो बंद हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना, ये सारे इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है सुजाक ओब्लिक गोनोरिया। इस रोग का रोगजनक निस्सेरिया निस्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु है। अच्छा, यह रोग जो होता है, सबसे पहले कॉमन बात देखते हैं अपन, यह रोग नर व मादा दोनों में पाया जाता है। यह एक पहले हिंदी में लिखता हूं, लैंगिक स्थानांतरित रोग यानी एसटीडी, इसकी फुल फॉर्म में भी लिखा देता हूं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संपर्क में आने से स्थानांतरित होने वाला रोग। यह एक लैंगिक स्थानांतरित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अच्छा, क्या होता है इस रोग में, इस रोग से ग्रसित रोगी चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसके जननांगों से पीले रंग का द्रव्य स्रवित होने लगता है। इस रोग से ग्रसित रोगी के जननांगों से पीले रंग का एक द्रव स्रवित होने लग जाता है, जिसे यूरेथ्रिटिस कहते हैं। यानी इस कंडीशन को, जिसमें पीले रंग का द्रव स्रवित हो रहा है, इस कंडीशन को, इस स्थिति को यूरेथ्रिटिस कहते हैं। अपन इसे क्लियर कर लेते हैं। इस स्थिति को
इस स्थिति को यूरेथ्रिटिस कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इस रोग का जो रोग जनक है निसेरिया गोनोरियाई, ये हृदय के जो कपाट होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। और हृदय के कपाट को अगर वॉल्व जिसे कहते हैं अगर उन्हें प्रभावित करता है तो इसको एंडोकार्डियोटिस नामक डिजीज भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, कभी कभी यह जीवाणु हृदय के कपाट वॉल्व जिसे कहते हैं हार्ट वॉल्व को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति को एंडोकार्डिटिस कहते हैं। अब अपने पास एक लास्ट डिजीज बची हुई है जिसका नाम है उपदंश सिफिलिस, और सिंपल से डिजीज है, लास्ट डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज को लेकर। यहां तक नोट कर लीजिए आप। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है, यानी लास्ट डिजीज की तरफ जिसका नाम है उपदंश ऑब्लिक सिफिलिस। इस रोग का रोगजनक, यानी इस रोग का रोगजनक बताइए, जल्दी से क्लिक होना चाहिए अपने माइंड में। ट्रिकोनिमा पैलिडम, ट्रिकोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिफिलिस नामक रोग कोज करता है, और खास बात क्या है कि ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाली दो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक तो हमने पढ़ी इससे ठीक पहले गोनोरिया जिसे सुजाक भी कहते हैं, और एक पढ़ रहे हैं उपदंशिया सिफिलिस। इस रोग का रोगजनक ट्रिकोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु होता है। यह रोग भी यह रोग नर व मादा, इसलिए भी हम लिखते हैं नर व मादा दोनों में पाया जाता है, और यह रोग एक लैंगिक स्थानांतरित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इस रोग का लक्षण क्या होता है, इस रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति का वजन कम, चिड़चिड़ापन, इसके अलावा हेयर लॉस, बालों का झड़ना, तनाव, टेंशन, इसके अलावा जो हाथ और पैर होते हैं उनमें रेड स्पॉट हो जाना, हाथ व पैर पर लाल धब्बे या चकत्ते बन जाना,
और ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। लिखे वैसे अपन हाइपरटेंशन हो जाती है या टेंशन हो जाती है, जाना आदि। इस रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति का वजन कम, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, तनाव, हाथ व पैर पर लाल धब्बे चकत्ते बन जाना आदि। व्यक्ति में आदि लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ये लो स्टूडेंट्स, अपना एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रोटोजोल डिजीज, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बैक्टीरियल डिजीज, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगली क्लास में मिलते हैं अपन वायरल डिजीज और उसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।